Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start lecture number 35. ठीक है जी, लिखते हैं जनाब, पहले क्लिनिकल केस से स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल केस, लिखे an obese male presented with complaint of first metatarsophalangeal joint pain। ठीक है जी, an obese male presented with first metatarsophalangeal joint pain. There is swelling, tenderness and redness in the affected joint. इसका मतलब ये है कि the pain which is complained by the patient in the first metatarsophalangeal joint, so there is swelling, tenderness and redness in that affected joint. So these are signs of inflammation. इस joint के अंदर signs of inflammation भी थी। ठीक है जी, he also have soft swelling at the knee joint 2 weeks ago, which investigation will help in the diagnosis। हाँ जी, so which investigation will help in the diagnosis। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्लू है, एक तो ओबीज मेल है, क्योंकि ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सो मेनी मेडिकल कंडीशन। नंबर 1 इज ओबीज। नंबर 2 मेल, क्योंकि कुछ कंडीशंस होती है जिसमें मेल फैक्टर को ज़्यादा रिस्क होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो जेंडर फॉर सम डिजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट ओबीज भी है और साथ में मेल जेंडर भी है। इसको जनाब पेन स्टार्ट हुई है जॉइंट के अंदर, एंड दैट इज एमटीपी जॉइंट, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। तो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, देखिए अपर लिम्ब के अंदर जो जॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्ट के अंदर कौन से बोन है, कार्पल बोन है। कार्पल के बाद जो पांच है, दीज आर कॉल्ड मेटाकार्पल, और मेटाकार्पल के बाद क्या होती है, फेलेंजिस होती है। अब सेम अगर हम फुट के अंदर देखें तो टार्सल बोन होती है, और टार्सल के बाद क्या होती है, मेटाटार्सल बोन। तो ग्रेड 2 की तरफ जो फेलेंजिस के साथ फर्स्ट जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। इसका मतलब कि इस पेशेंट के अंदर जो पेन है, जॉइंट पेन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, बिग टो से स्टार्ट हुई है। तो ऐसा जॉइंट पेन जो स्टार्ट हो जाए बिग टो के अंदर, और पेशेंट मेल भी हो और साथ में ओबीज भी हो, तो हमारी कंडीशन या सोच जो है वो किस तरफ जाती है, गाउट की तरफ जाती है। तो इस पेशेंट की डायग्नोसिस में जो इन्वेस्टिगेशन हमें हेल्प करेगी, दैट इज सीरम यूरिक एसिड लेवल। हम इसमें क्या चेक करेंगे, सीरम यूरिक एसिड लेवल, क्योंकि गाउट पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड लेवल क्या होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है जी, तो दिस इज द क्लू। व्हेनेवर ओबीज मेल, अगर यहाँ पे फीमेल भी हो, मैं तो मेल इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि गाउट की जो चांसेस है वो एज कंपेयर टू फीमेल किस में ज्यादा होती है, मेल में होती है। फिर ओबेसिटी इज स्टिल अनदर रिस्क फैक्टर फॉर दी व्हाट, गाउट। लेकिन अगर ये दोनों ना भी हो, आप लोगों को सिर्फ एग्जामिनर ने ये क्लू भी दिया है, कभी कभार वो आप लोग जब ये रफीउल्लाह बुक पढ़ते हैं या किसी और जगह पे मुख्तलिफ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं, तो उसमें ओल्ड लेडी भी मेंशन की होती है, फीमेल भी मेंशन की होती है। तो यहाँ पे मेल फीमेल को आप लोग इस तरह ज्यादा फोकस ना करें, लेकिन अगर फीमेल की बजाय केस में मेल हो तो मेल कैन मेक द डायग्नोसिस स्ट्रांगर, क्योंकि ये ज्यादा रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर ये दोनों ना भी हो,
मेन चीज आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, विच ज्वाइंट टू बी अफेक्टेड, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट, तो वो आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रोपैथी मीन अ डिजीज रिलेटेड टू द ज्वाइंट, जिसकी वजह से फर्स्ट ज्वाइंट अफेक्टेड इज मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट, सो वी थिंक अबाउट मोस्ट लाइकली इज अ गाउट कंडीशन। और गाउट के अंदर द इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू ऑर्डर टू चेक व्हाट, सीरम यूरिक एसिड लेवल, ठीक है जी, तो ये गाउट है। ओके जी, अब गाउट के बारे में जो मजीद एमसीक्यूज हैं वो हम हल करेंगे, तो हेडिंग दे कि व्हाट इज गाउट, गाउट क्या है, इसके जो मजीद मल्टीपल टाइप्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे इंशाल्लाह हल करेंगे। तो लिखे, इट इज अ क्रिस्टल, इट इज अ क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी, आर्थ्रोपैथी which is due to precipitation or diffusion, precipitation or deposition of crystal in the joints, ठीक है। गाउट क्या है, ये क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी है, आर्थ्रो मीन ज्वाइंट का प्रॉब्लम है जिसके अंदर जनाब क्या चीज की प्रिसिपिटेशन होती है, क्रिस्टल की। इसमें हम अभी अब ये देखेंगे कि वाई इन द गाउट देयर इज क्रिस्टल डिपोजिशन इन द ज्वाइंट, तो गाउट के अंदर क्या होता है, इन दीज पेशेंट्स देयर इज इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल, ठीक है जी। इन पेशेंट के अंदर किस चीज की लेवल ज्यादा होती है, यूरिक एसिड लेवल, तो इन लोगों में जनाब यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब यूरिक एसिड लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी क्यों होती है, वो भी अभी हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हमसे क्यों याद रखें कि विच मेटाबॉलिज्म इम्पेयरमेंट इंक्रीज रिस्क ऑफ गाउट, ठीक है। वो कौन सी मेटाबॉलिज्म है जो इम्पेयर्ड होकर गाउट की रिस्क को बढ़ा सकती है, आंसर इज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये एमसीक्यूज है। इस तरह के डीएनए के अंदर रिंग होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, तो इन दोनों के अंदर अगर प्यूरिन रिंग की मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाए तो उसकी वजह से किस चीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, गाउट। इसका रीज़न ये है कि जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरिक एसिड है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, दिस यूरिक एसिड विल कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, और वो क्रिस्टल अगर जाकर मुख्तलिफ ज्वाइंट के अंदर डिपोजिट हो जाए एंड कैन लीड टू पेन इन द ज्वाइंट, उस कंडीशन को हम यूरिक एसिड कहते हैं, गाउट कहते हैं। तो गाउट के अंदर ये मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है कि यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होगा, और यूरिक एसिड की जो प्रीकर्सर है वो क्या है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। So if there is a question which impaired metabolism increase the risk of gout, answer will be purine metabolism, clear है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखें अगर फॉर एग्जांपल ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, फॉर द इजीनेस ऑफ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो इसके अंदर आ सकते हैं, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से जनाब प्रोड्यूस होता है जिंटेन, क्या प्रोड्यूस होता है, जिंटेन। जिंटेन इज कन्वर्टेड इनटू हाइपोजिंटेन, ये इससे फिर जनाब कन्वर्ट होता है किस चीज में, हाइपोजेंटेन, और हाइपोजेंटेन इज लेटर कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड बॉडी के लिए क्या करता है, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं मतलब यह है कुछ नहीं करता, इट इज एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी, एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी, मतलब किडनी के जरिए ये हमारे पास बॉडी से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो जिंतीन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाइपोजिंतीन में। तो यहाँ पे इस कन्वर्जन में एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड जेंतीन ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है, जेंतीन ऑक्सीडेज। तो जेंतीन ऑक्सीडेज इज द एंजाइम विच कन्वर्ट जेंतीन इनटू हाइपोजेंतीन, और हाइपोजेंतीन विल कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड, and uric acid will normally excreted out of the body by the help of kidney. So this is what we have normal production of uric acid and normal excretion of uric acid, ठीक है।
ओके, अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाए, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है जिसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है ना वो क्या है, बियॉन्ड द लेवल वो ज़्यादा है, तो जितना प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मली ज़्यादा होगा उतना एट द एंड किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी दैट इज़ नॉट हैंडल बाय द किडनी। तो इसका मतलब पुअर प्रोडक्शन की वजह से बी यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में क्या हो सकता है, वो बढ़ सकता है। या अगर यूरिक एसिड नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है लेकिन किडनी फेलियर है, किडनी फंक्शन नहीं कर रही है, तो देयर विल बी अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, या तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, इतना यूरिक एसिड प्रोड्यूस होना जो किडनी के लिए क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या नॉर्मली आ जाए लेकिन किडनी उसको प्रॉपरली बाहर एक्सक्रीट ना करे, तो ओवर प्रोडक्शन और अंडर एक्सक्रीशन दोनों के अंदर यूरिक एसिड लेवल क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। सो व्हेन यूरिक एसिड लेवल इज वेरी हाई इन द ब्लड, द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर यूरेसेमिया। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर यूरेसेमिया। अब हाइपर यूरेसेमिया में जब यूरिक एसिड मजीद बढ़ते जाए तो ब्लड के अंदर दिस यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अ क्रिस्टल विच इज नोन एज monosodium urate crystal. This is the MCQ's question to remember for gout. So when uric acid is very high in the blood, it is converted into monosodium urate crystal. ये जनाब इसमें कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, MSU क्रिस्टल भी कहते हैं। दिस इज अ डायग्नोस्टिक फॉर गाउट, कि अगर हम ज्वाइंट एस्पिरेशन करें गाउट के अंदर तो विच टाइप ऑफ क्रिस्टल वी हैव टू लुक फॉर, आंसर इज MSU मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। तो ये बढ़ चुके होंगे, और अगर ये क्रिस्टल जाकर डिपोजिट हो जाए कहाँ पे, ज्वाइंट में, सबकुटेनियस टिश्यू में, तो ये फिर डिफरेंट हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स कराएंगे एंड देन वी कैन डायग्नोज दी गाउट। तो देखिए दीज क्रिस्टल मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल इट इज कम फ्रॉम दी यूरिक एसिड, और ये क्रिस्टल कहाँ पे जाते हैं, ज्वाइंट के अंदर डिपोजिट होते in the first joint which is tried to affected by MSU, that is first metatarsophalangeal joint। इसलिए गाउट के अंदर जरूर याद रखें कि इसमें याद रखना है कि फर्स्ट मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट इज द टारगेट टू बी अफेक्टेड। इसलिए गाउट क्या है, ये क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल। Which type of crystal will be deposited, MSU मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। क्लियर है। अब लेके व्हाट आर दी रिस्क फैक्टर, या मतलब काज लेके काजेस, कि भाई यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के काजेस कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काजेस वेयर यूरिक एसिड लेवल कैन इंक्रीज एंड इट कैन प्रिसिपिटेट इन द जॉइंट टू लीड्स टू गाउट। ठीक है जी, तो काज लेके काजेस, हाँ जी, नंबर 1 काज इज अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। इसका मतलब यह है कि द फर्स्ट काज इज अंडर एक्सक्रीशन। अगर किडनी फेल है और किडनी प्रॉपरली यूरिक एसिड को बाहर ना निकाले, वैसे जो हेल्दी किडनी है उसका काम क्या है, यूरिक एसिड को बाहर निकालना, लेकिन अगर किडनी काम ना करे, रीनल फेलियर पेशेंट हो, so there will be under excretion of uric acid। तो अगर यूरिक एसिड बाहर इफेक्टिवली ना निकले तो उसका लेवल किस में बढ़ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड में बढ़ने से किस में कन्वर्ट हो सकता है, MSU कैन लीड टू डिपोजिशन इन दी जॉइंट्स। तो यहाँ पे अंडर एक्सक्रीशन में लेके रीनल फेलियर, ठीक है जी, रीनल फेलियर, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपर यूरेसेमिया। ये MCQs याद रखें, मोस्ट common cause of hyperuricemia, especially 90% of the cases in hyperuricemia is under excretion of uric acid। ठीक है, या अगर अंडर एक्सक्रीशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन। अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जनाब जेनेटिकली कुछ लोगों में इम्पेयर्ड हो, तो उसमें यूरिक एसिड का लेवल क्या बनेगा, ज्यादा, एंड दैट एक्सेस यूरिक एसिड विल नॉट हैंडल बाय द किडनी। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखे ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब या तो यूरिक एसिड की ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो यहाँ पे लेके इसकी रीजन क्या हो सकती है, इम्पेयर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इम्पेयर्ड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। अनदर कंडीशन वी विल डिस्कस, इसको हम कहते हैं लिश-नेहान सिंड्रोम। लिश-नेहान सिंड्रोम भी क्या है, ये प्यूरिन साल्वेज पाथवे का इशू है। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस इन कमिंग लेक्चर, व्हाट इज लिश-नेहान सिंड्रोम।
इसमें जनाब एक एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन लेशनेहान सिंड्रोम कैन लीड टू एक्सेस यूरिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर आर काज, ये तो है रादर देन काजेस, वी कैन गो फॉर द रिस्क फैक्टर, या यहाँ पे पहले लिखे सर्टन मेडिकेशन डायूरेटिक्स, मतलब कुछ डायूरेटिक्स है जो क्या करा सकते हैं, हाइपर यूरेसेमिया। क्लासिकल डायूरेटिक इज थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक की वजह से यूरिक एसिड लेवल क्या हो सकती है, वो बढ़ सकती है। तो थायाजाइड डायूरेटिक, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, हाइपर यूरेसेमिया। तो अगर एक बंदा थायाजाइड डायूरेटिक ज्यादा यूज करे, थायाजाइड डायूरेटिक ज्यादा यूज करे, तो द पर्सन विल डेवलप साइड बाय साइड हाइपर यूरेसेमिया। और अगर वो हाइपर यूरेसेमिया में चला जाए तो दैट एक्सेस यूरिक एसिड में कन्वर्टेड इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। ठीक है। इसके बाद लेके रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है, या तो काजेज है, या तो अंडर एक्सक्रीशन है, या ओवर प्रोडक्शन है, और साथ में सर्टन मेडिकेशन। रिस्क फैक्टर में विच जेंडर आर अफेक्टेड मोर कॉमनली, मेल। सो मेल इज मोर कॉमनली अफेक्टेड इन गाउट एज कंपेयर टू फीमेल। तो मेल ग्रेटर देन फीमेल, इसका मतलब कि मेल जेंडर में गाउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 2 ओबेसिटी, इसका मतलब यह है कि जो लोग ओबीज होते हैं उसमें भी गाउट के चांसेस ज्यादा होते हैं। और नंबर 3 इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग, ओबेसिटी और मेल जेंडर, दीज आर द रिस्क फैक्टर फॉर गाउट कंडीशन। ठीक है। तो ये भी जनाब हमारे पास इम्पोर्टेंट जनाब क्या कर सकते हैं, ये हेल्पफुल करा सकते हैं, मतलब डायग्नोसिस में हमें हेल्प दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये रिस्क फैक्टर थे। दूसरी बात जनाब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एक्सासर्बेटिंग फैक्टर, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक्सासर्बेटिंग फैक्टर्स, एक्सासर्बेटिंग फैक्टर्स, इसका मतलब ये है नंबर 1 मीट, जो लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं मीट, सी फूड, ये जो लोग कहते हैं, एग्जाम में इस तरह आएगा कि एक पेशेंट है जनाब, उसको फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की पेन है। जिस तरह हमने बात की थी कि गाउट के अंदर जो टारगेट जॉइंट है वो क्या है, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट। वो ये भी कहेंगे कि द पेन इंटेंसिटी इन द अफेक्टेड जॉइंट बिकम मोर व्हेन द पेशेंट इज ईटिंग मीट, रेड मीट कहता है, या उस पेन की जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है व्हेन द पेशेंट इज साइड बाय साइड ईटिंग ऑफ सी फूड। तो अगर फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की हिस्ट्री है और उसकी जो इंटेंसिटी है, पेन की शिद्दत है, वो इन तरह की चीज़ों से कहने से मजीद क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमें मजीद अपनी डायग्नोस की तरफ क्या देता है, हेल्प देता है कि मे बी दिस इज द केस ऑफ गाउट कंडीशन। क्योंकि वाई दीज थिंग्स कंटेन व्हाट, यूरिक एसिड, इसके अंदर क्या होती है, यूरिक एसिड। और अगर पहले से यूरिक एसिड ज्यादा हो और कुछ लोग ऐसी डाइट भी ले जिसमें भी यूरिक एसिड हो, तो फिर कंडीशन क्या हो सकती है, वर्सन हो सकती है। तो दीज आर दी एक्सासर्बेटिंग फैक्टर। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज है कि द फर्स्ट joint to be affected is dash। ठीक है। that is called metatarsophalangeal joint, metatarsophalangeal joint। ठीक है जी। नंबर 1 पॉइंट, इसमें मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इन्वॉल्व होता है। व्हेन द ग्रेट toe is affected in gout, it is known as dash, it is known as dash। अगर गाउट पेशेंट के अंदर ग्रेट टो, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट अफेक्ट हो जाए, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पोडेग्रा। इसको क्या कहते हैं, पोडेग्रा। सो पोडेग्रा इज नथिंग but it is the affected grade toe, especially during the hyperuricemia when monosodium urate crystal is deposited in the metatarsophalangeal joint। next देखिए, when uric acid level is deposited in the subcutaneous tissue,
When uric acid level is deposited in the subcutaneous tissue, it leads to swelling. It leads to swelling, which is known as dash. जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाती है गाउट के अंदर, तो ये मुख्तलिफ सबकुटेनियस टिश्यू में जनाब क्या करती है, ये फॉर एग्जाम्पल डिपोजिट करती है। वो डिपोजिट करती है और ये डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, व्हेन दे डिपोजिट अंडर द सबकुटेनियस टिश्यू, ठीक है जी। Okay, so when excess uric acid deposited under the subcutaneous tissue, it can lead to swelling. उस swelling को हम क्या कहते हैं, टोपाई, TOPHI। सो मल्टीपल स्वेलिंग को हम टोपाई कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, टोपस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि whenever uric acid is deposited in the soft tissue of multiple parts of the body, स्पेशली एक्सटेंसर पार्ट पे ये डिपोजिट होती है, मतलब एल्बो वगैरह पे, नी पे, तो मतलब सॉफ्ट टिश्यू में जब यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो इस तरह बाल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ड मल्टीपल स्वेलिंग बनाती है और उसको हम क्या कहते हैं, टोपाई कहते हैं। सो व्हेन एवर द वर्ड टोपाई कम, इट विल बी नथिंग बट एक्सेस डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन दी सबकुटेनियस टिश्यू। क्लियर है? तो यूरिक एसिड देखे ये आरिकल में भी डिपोजिट हो सकती है, MSU क्रिस्टल ज्वाइंट पे डिपोजिट होती है और इट कैन डिपोजिटेड इन दी सबकुटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो नेक्स्ट MCQs आप लोगों से वो पूछ सकते हैं वो जनाब ये है, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या है, तो लिखे बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इज डैश। आंसर इज सीरम यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड। ठीक है, हम सीरम यूरिक एसिड करके बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हाइपर यूरेसेमिया के जरिए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे द पेशेंट हैव गाउट। लेकिन अगर इस तरह आ जाए, व्हाट इज दी कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में अगर आ जाए, आंसर विल बी जॉइंट एस्पिरेशन, जॉइंट एस्पिरेशन, जॉइंट एस्पिरेशन टेस्ट। ठीक है, तो जॉइंट एस्पिरेशन दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट, क्योंकि जॉइंट एस्पिरेशन से हमें क्या मिलेंगे, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। तो ऑन जॉइंट इन गाउट which crystal will be suspected in joint, that is known as monosodium urate crystal, monosodium urate crystal, which is known as MSU क्रिस्टल। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि अगर किसी को गाउट है, फॉर एग्जाम्पल उसकी यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है और उसकी हम जॉइंट एस्पिरेशन करें, तो जॉइंट एस्पिरेशन के ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल मिलने चाहिए। ठीक है, दिस व्हाट वी हैव फ्रॉम दी गाउट स्पेशली। इसके बाद ये याद रखना है कि हम इसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट मेथड्स, कि ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में याद रखें, वेन एवर वी गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट वी हैव टू डील अक्यूट फ्लेयर, अक्यूट कंडीशन। अगर गाउट हो जाए तो उसी टाइम जनाब हम क्या करेंगे, और बाद में जनाब प्रिवेंशन क्या करेंगे, प्रिवेंशन और क्रोनिक कंडीशन, प्रिवेंशन या क्रोनिक कंडीशन में हम क्या देंगे, और अक्यूट अटैक ऑफ गाउट, इसके लिए हम क्या देंगे। ठीक है जी, तो अक्यूट अटैक ऑफ गाउट या प्रिवेंशन और फॉर क्रोनिक कंडीशन। तो गाउट के अंदर देखें पेन किसके साथ, मतलब पेशेंट किसके साथ आता है, सीवियर इंटेंस पेन के साथ आता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम क्या करें, उसकी पेन को कम करें, पेशेंट को स्टेबल करें। सो द इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट अटैक ऑफ गाउट इज एनासिड्स, इसमें हम एनासिड्स देते हैं। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर acute gout is
एनासिड्स, हम एनासिड्स देते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसके ज़रिए हम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को कम करते हैं और इससे हम पेन को भी कम कर सकते हैं। एनासिड्स में अगर एग्जाम में आ जाए तो आइबोब्रोफेन भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं है तो बेस्ट एनासिड इज नेफ्रोक्सिन। हमारे पास क्या है? नेफ्रोक्सिन है। सो नेफ्रोक्सिन और आइबोब्रोफेन बोथ आर एनासिड एंड दे आर द ड्रग ऑफ चॉइसेस फॉर द एक्यूट अटैक्स ऑफ गाउट। अब ये पेशेंट को स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये पेशेंट को स्टेबलाइज रख सकता है, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को कंप्लीटली ट्रीट नहीं कर सकता, लेकिन ये उस टाइम जो पेन इंटेंसिटी को काफी हद तक कम कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें जनाब इफ समवन हैव रीनल फेलियर आर एलर्जिक टू एनासिड्स। देखिए फर्स्ट लाइन तो हमेशा क्या है, एक्यूट अटैक में एनासिड देते हैं, लेकिन ऐसे लोग कि वो एनासिड को क्या हो, एलर्जिक हो, या उन पेशेंट में जनाब किस चीज की हिस्ट्री हो, रीनल फेलियर, देन एनासिड इज कंट्रा इंडिकेटेड। फिर क्या देंगे? देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? कोल्चिसन। फिर हम कोल्चिसन देते हैं। कोल्चिसन इज अ ड्रग कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन इज अगेन वन ऑफ द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये मुख्तलिफ तरीकों से जनाब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्या करता है, ये कम कर सकता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस ब्लॉकर है, तो ये माइटोसिस को प्रिवेंट कर सकता है। तो इनिशियल एग्जाम के अंदर याद रखें कि गाउट में इनिशियल जो ड्रग ऑफ चॉइस है स्पेशली फॉर एक्यूट कंडीशन, वो हमेशा क्या होती है, एनासिड्स होती है, जिसमें आइबोब्रोफेन एंड नेफ्रोक्सिन आती है। लेकिन अगर पेशेंट को रीनल फेलियर की हिस्ट्री है या पेशेंट एलर्जिक है एनासिड को, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो कोल्चिसन्स है। कोल्चिसन्स के बारे में ये याद रखें, कोल्चिसन्स के जनाब साइड इफेक्ट्स याद रखें। कोल्चिसन जीआईटी अपसेट करा सकता है, जीआईटी अपसेट, और कोल्चिसन कैन काज डोज डिपेंडेंट डायरिया, ये डोज डिपेंडेंट डायरिया करा सकती हैं, डोज डिपेंडेंट डायरिया, ठीक है, डोज डिपेंडेंट डायरिया। और नेक्स्ट में आप लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट में डोज डिपेंडेंट डायरिया के साथ साथ ये क्या करा सकती है, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेब्डोमायोलाइसिस। रेब्डोमायोलाइसिस मीन इट इज लाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स, तो ये रेब्डोमायोलाइसिस कराती है। सेल के अंदर मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो पोटासियम है। जहाँ पे सेल की लाइसिस होती है तो वहाँ से क्या निकलेगी, पोटासियम, एंड पोटासियम वेन एवर लीक आउटसाइड द सेल कैन काज हाइपरकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ एरिथमियास। तो देखें ये तीन चीजें आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए, इसलिए कोल्चिसन रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से और डायरिया की वजह से वी हैव टू कीप आई ऑन दी कोल्चिसन, इसकी साइड इफेक्ट्स है, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो कोल्चिसन भी नहीं ले सकता, या वो कोल्चिसन को रेजिस्टेंट है, या वो कोल्चिसन को क्या है, एलर्जिक है, देन द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ गाउट दैट इज स्टीरॉयड्स, हम फिर स्टीरॉयड देते हैं, ठीक है। स्टीरॉयड हम इसलिए देते हैं नॉट फॉर इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट, इट इज फॉर द एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, क्योंकि स्टीरॉयड क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कराता है, फास्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करता है, तो ल्यूकोटेराइन और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टीरॉयड, तो स्टीरॉयड हम देते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इनिशियल फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ गाउट वी हैव टू गो फॉर ऑलवेज एनासिड्स, पेशेंट या एनासिड एलर्जिक है या उसको रीनल फेलियर है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कोल्चिसन है। लेकिन कोल्चिसन के साथ ये तीन साइड इफेक्ट्स याद रखने हैं। अगर कोल्चिसन को वो रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है या एलर्जिक है, तो देन नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टीरॉयड। स्टीरॉयड के सामने प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, मतलब ये है स्टीरॉयड जनाब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक अटैक। अगर गाउट पेशेंट है उसको हमने स्टेबलाइज किया, उसको हमने ये ट्रीटमेंट दी, पेशेंट पेन इज ओके, बट नाउ वी वांट टू ट्रीट द पेशेंट फॉर क्रोनिक कंडीशन, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जिससे हम एक्यूट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज एलोप्यूरिनोल।
ड्रग ऑफ चॉइस इज एलोप्यूरिनोल। ठीक है, एलोप्यूरिनोल को जनाब ब्रांड नेम से ज़ाइलोप्रिम कहते हैं। ज़ाइलोप्रिम के नाम से टैबलेट आती है। एलोप्यूरिनोल टैबलेट शक्ल में भी मौजूद है मार्केट के अंदर। एलोप्यूरिनोल के हम इंट्रावीनस इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। सो एलोप्यूरिनोल इज अ ड्रग विच इज कॉमनली यूज फॉर द क्रोनिक कंडीशन ऑफ गाउट। ये ड्रग ऑफ द चॉइस है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखें एमसीक्यूज के लिए। दिस एजेंट ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ uric acid by inhibiting xanthine oxidase। अब देखें, इसका मतलब ये है कि हमने ये पाथवे पढ़ी है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से जेंथीन पैदा होता है, जेंथीन से नेक्स्ट हाइपोजेंथीन आता है और हाइपोजेंथीन कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। इसका मतलब अगर एक पेशेंट गाउट पेशेंट है, उसकी यूरिक एसिड लेवल ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हमने मज़ीद यूरिक एसिड प्रोडक्शन क्या करनी है, वो कम करनी है। इसका मतलब ये है कि हम उसको वो ड्रग देंगे जिससे हम इस पाथवे को ब्लॉक करें। एंड द ड्रग विच कैन ब्लॉक दिस पाथवे दैट इज कॉल्ड xanthine oxidase blocker। तो xanthine oxidase इज द एंजाइम विच इज द की एंजाइम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो ऐसा ड्रग जो इसको ब्लॉक करके इसकी फर्दर प्रोडक्शन को ब्लॉक करे दैट इज कॉल्ड एलोप्यूरिनोल। क्लियर है। एलोप्यूरिनोल की साइड इफेक्ट्स अगर कोई पूछे, इट इज सेफ ड्रग, ये रिलेटिवली सेफ है, इसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो कम है, लेकिन द डेंजरस साइड इफेक्ट इज कैन कॉज स्किन रैशेस। ये क्या करा सकती है, स्किन रैशेस करा सकती है, ये जीआई अपसेट भी करा सकती है, जीआईटी अपसेट। So allopurinol is a drug used for the chronic condition of gout. So it can cause skin rashes, GIT upset, और it can also leads to pruritus. ये itching करा सकती है, pruritus. लेकिन these side effects are not commonly seen in most of the patients. They are just seen in very few people. लेकिन it is relatively safe drug. ठीक है जी। अगर एलोप्यूरिनोल को एक पर्सन क्या है, फॉर एग्जाम्पल वो एलर्जिक है, या एलोप्यूरिनोल लेने से उसकी जो यूरिक एसिड लेवल है वो सही तरीके से कम नहीं हो पाती। सो अल्टरनेट ड्रग आफ्टर एलोप्यूरिनोल फॉर क्रोनिक कंडीशन दैट इज फेबोक्सास्टेट। फेबोक्सास्टेट इज अनदर ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। ये ड्रग भी जनाब क्रोनिक कंडीशन में यूज होता है। इसके दो एक्शन है। नंबर वन, अगेन इट इज वन ऑफ दी xanthine oxidase ब्लॉकर। ये भी क्या है, xanthine oxidase ब्लॉकर है। और फेबोक्सास्टेट का एक काम ये है कि ये किडनी से यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को भी क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसके दो एक्शन सिर्फ याद रखें फॉर द एग्जाम। नंबर वन, इनहिबिट xanthine oxidase। ठीक है जी, xanthine oxidase कि इट कैन ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ xanthine oxidase, और अगर इसको हम ब्लॉक करें यूरिक एसिड लेवल प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस। अनदर थिंग, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड थ्रू किडनी। ये किडनी से यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को भी बढ़ा सकता है। तो इसके दोनों काम जनाब ये क्या है, प्रोडक्टिव है। लेकिन यह है कि इसके साइड इफेक्ट एज कम्पेयर टू एलोप्यूरिनोल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एलोप्यूरिनोल। लेकिन इफ द पेशेंट आर एलर्जिक और resistant to allopurinol therapy, then the next option drug is febuxostat। क्लियर है। तो ये जनाब आप लोग अभी तक जितनी भी चीजें बताई है वेरी कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम क्वेश्चन। तो अक्यूट अटैक ऑफ गाउट पहले प्रायोरिटी पे पहले जो ड्रग है वो याद रखें। अक्यूट अटैक ऑफ गाउट ड्रग ऑफ चॉइस इज एनएसएड। अगर एनएसएड हमारे पास कंट्राइंडिकेट है, जैसा कि वो पेशेंट एलर्जिक हो या रीनल फेलियर हो, क्योंकि रीनल फेलियर में एनएसएड ये प्रोस्टाग्लैंडीन ब्लॉकर है, और प्रोस्टाग्लैंडीन ब्लॉक की वजह से इट कैन कंस्ट्रिक्ट एफरेंट आर्टीरियोल, और अगर एफरेंट आर्टीरियोल ब्लॉक हो जाए, कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो ब्लड फ्लो टू द किडनी कम हो जाती है। इसलिए एनएसएड इज नॉट इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर या एलर्जिक टू एनएसएड कंडीशन में द नेक्स्ट ऑप्शन इज कोलचिसिन। कोलचिसिन इज माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस ब्लॉकर, इट इनहिबिट माइटोसिस प्रोसेस। और अगर कोलचिसिन भी कोई नहीं ले सकता तो हम क्या देते हैं, स्टीरॉयड। So these three are the option for the acute flare of the gout।
लेकिन आते हैं जनाब क्रोनिक कंडीशन में, प्रिवेंटिव में, लॉन्ग रन में हम ज़ाइलोप्रिम कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं एलोप्यूरिनोल फॉर्म में, और ये ज़ेंथीन ऑक्सीडेज ब्लॉकर हैं। लेकिन अगर इसके यूज से किसी को डेंजरस स्किन रैशेस हो जाए या प्लूराइटिस हो जाए या ये किसी पेशेंट पे रेजिस्टेंट हो तो इसका फिर अल्टरनेट हम कहते हैं फेमोक्सास्टेट देते हैं। ठीक है, तो गाउट के अंदर जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो आप लोगों को मैंने बताए हैं और इंशाल्लाह एमसीक्यूज इससे ही आएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन करते हैं, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक होते है गाउट और एक होती है सूडो गाउट, इसमें फर्क है। तो एक टेबल बनाए, एक साइड पे गाउट लिखे और दूसरे साइड पे सूडो गाउट लिखे, इन दोनों में फिर डिफरेंस कौन सा है। तो गाउट वर्सेस सूडो गाउट। ओके जी, अभी जनाब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज गाउट एंड व्हाट इज अ सूडो गाउट। तो एक साइड पे लेके जनाब गाउट, ठीक है जी, एक साइड पे गाउट लिखे, क्लास ले रहे उसको बैठो फोन पे फिर क्लास कैसे छोड़ूं। ओके, तो यहाँ पे जनाब गाउट है, ठीक है, और इसके साथ जनाब यहाँ पे लेके सूडो गाउट। ओके, इसमें भी हम डिफरेंस करेंगे। गाउट के बारे में तो ये लेके क्या कंडीशन, डेफिनेशन लेके फर्स्ट नंबर, अ कंडीशन characterized by deposition of which crystal, monosodium urate crystal, monosodium urate क्रिस्टल, इसको हम MSU क्रिस्टल भी कहते हैं, MSU क्रिस्टल। तो वो कंडीशन जिसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल डिपोजिट हो जाए इन जॉइंट्स, दैट विल बी नोन एज गाउट। नंबर 1, इसमें सूडो गाउट के अंदर भी जॉइंट्स पेन होती है, लेकिन जब हम जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमें कुछ और तरह की क्रिस्टल जनाब मिल जाती है, उसका नाम क्या है, CPP। CPP स्टैंड फॉर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल। तो इसमें लेके अ कंडीशन characterized by deposition of calcium pyrophosphate क्रिस्टल, जिसको हम CPP क्रिस्टल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में याद रखना है। देखिए, गाउट के अंदर एक पेशेंट आ जाए ज्वाइंट पेन में, तो हम ज्वाइंट एस्पिरेशन करते हैं, तो हमारा तो ये सोच होती है कि जनाब ज्वाइंट एस्पिरेशन के बाद हमें कौन से क्रिस्टल मिलना चाहिए, MSU। लेकिन ज्वाइंट पेन के अंदर या स्वलन जॉइंट में अगर हम ज्वाइंट एस्पिरेशन करके उसमें हम कौन सी टाइप की क्रिस्टल मालूम करें, व्हाट, CPP। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये हमने जो एक्सपेक्ट करना था गाउट, अब वो गाउट नहीं है, ये ट्रू गाउट होगा कि फॉल्स, इसको फॉल्स गाउट कहते हैं, जिसको हम सूडो गाउट कहते हैं। नेक्स्ट लिखे कि गाउट में पीक ऑनसेट, इसकी जो पीक एजेस है कि कब जनाब गाउट के जो फ्लेयर है या एपिसोड है वो ज़्यादा कॉमन है मिडल एजेस के अंदर। सो द पीक एजेस फॉर द गाउट दैट इज द मिडल एजेस, फॉर एग्जांपल अराउंड द एज ऑफ 25 to 40 ईयर्स, मतलब 25 से लेकर 40 साल की उम्र में इसके दरमियान गाउट के अटैक चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें लेके ओल्डर पीपल, ये ओल्डर पीपल में ज़्यादा होता है, मोर देन 60 ईयर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया था एज इन सम कंडीशन, सेक्स इन सम कंडीशन, एज वेल एज रिस्क फैक्टर, दे मैटर अलॉट फॉर द डायग्नोसिस पर्पसेस। इसमें लेके कौन सा जेंडर ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होता है गाउट के अंदर, जेंडर, मेल आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल। सो मेल, असल में फीमेल के अंदर भी गाउट के चांसेस तो होते हैं, लेकिन हम इंसिडेंस की बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल डेटा के मुताबिक मेल जेंडर आर मोर प्रोन फॉर द गाउट एज कंपेयर टू फीमेल। इसमें बोथ सेक्सेस
बोथ सेक्सेस कैन अफेक्टेड इक्वली। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो सूडो गाउट है इसमें दोनों जो सेक्सेस है वो इक्वली अफेक्ट हो जाती हैं। सो मेल गाउट के अंदर ज़्यादा है, लेकिन देयर इज नो सेक्स डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ सूडो गाउट। इसमें अगर हम देखें, इसके पीछे सीरम कंसंट्रेशन यूरिक एसिड लेवल क्या होगी, ज़्यादा। तो गाउट कंडीशन में देयर ऑलवेज हाइपर यूरेसेमिया, क्योंकि यूरिक एसिड से फिर क्या बनते हैं, MSU क्रिस्टल। इसका अंदाज़ा नहीं होता। इसका नॉर्मल यूरिक एसिड इस जॉइंट पेन के साथ अगर हम यूरिक एसिड लेवल चेक करें वो नॉर्मल होगा। इसकी रीज़न हमने जितनी भी जाकर देखी है कि वाई देयर इज CPP क्रिस्टल इन द जॉइंट, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में स्टिल इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है। इट इज इडियोपैथिक। तो गाउट के अंदर यूरिक एसिड लेवल इज हाईली इंक्रीज, बट सूडो गाउट के अंदर देयर इज नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल। क्लियर है। नेक्स्ट जनाब लेके, इसमें कौन सा ज्वाइंट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड है, शाबाश, मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट, जिसको हम ग्रेट टो कहते हैं। सो ज्वाइंट, टारगेट ज्वाइंट टू बी अफेक्टेड, टारगेट ज्वाइंट टू बी अफेक्टेड, ये हमारे पास क्या है, टारगेट ज्वाइंट। हमारे पास इसके अंदर जो टारगेट ज्वाइंट है विच इज कॉमनली अफेक्टेड इन गाउट, दैट इज मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट विच इज ग्रेट टो। ठीक है जी, यहाँ पे टारगेट ज्वाइंट में लेके मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट विच इज द ग्रेट टो, ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। फिर लेके देन नी ज्वाइंट, फिर इसके बाद जनाब नी ज्वाइंट आता है और अदर ज्वाइंट। इसमें जनाब लेके कि जो टारगेट ज्वाइंट है मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन सूडो, दैट इज दी नी ज्वाइंट। फिर नी ज्वाइंट से ज़्यादा स्टार्ट होता है, देन रेस्ट ज्वाइंट, देन टोस एटसेट्रा। ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन, अभी आप लोगों को जो मैंने इनिशियल जनाब एक सिनेरियो लिखी थी, उसमें पेशेंट को पेन इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आंसर इज मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट। तो मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट के अंदर मोस्ट कॉमनली जो सिनेरियो हमें मिलती है दैट इज अपार दी गाउट कंडीशन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में 5th नंबर के बाद 6th नंबर पॉइंट लेके क्रिस्टल, ये MCQs है, ये आप लोगों ने याद रखना है। MCQs क्रिस्टल की जो शेप है, देखे इसमें जो क्रिस्टल हम निकालते हैं गाउट के अंदर, क्रिस्टल जो हमें मिलती है उसको हम कहते हैं नीडल शेप क्रिस्टल। इस तरह नीडल शेप क्रिस्टल। तो नीडल शेप क्रिस्टल ऑन जॉइंट एस्पिरेशन इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ गाउट। लेकिन इसके अंदर क्या होती है, रोम्बॉइड शेप, रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल, रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल, इसमें रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल। तो नीडल शेप ऑन एस्पिरेशन दैट इज टुवर्ड गाउट, एंड रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल ऑन जॉइंट एस्पिरेशन टुवर्ड द सूडो गाउट। फिर इसमें हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बाई रिफ्रेंजेंस टेस्ट कहते हैं, बाई रिफ्रेंजेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बाई रिफ्रेंजेंस टेस्ट, अगर एग्जाम में आ जाए कि हमने जॉइंट एस्पिरेशन की और बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट के ऊपर जो नीडल थे वो येलो और पैरेलल है, येलो एंड पैरेलल, येलो एंड पैरेलल। पैरेलल का मुराद क्या है, जो बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट में हम लाइट पास करते हैं उसकी रेज होती है कि नहीं, लाइट की रेज होती है। उस रेज के साथ अगर जो क्रिस्टल है वो किस तरह आ जाए, एक जैसे आ जाए, पैरेलल आ जाए और वो क्या हो, येलो, तो आंसर विल बी दैट शुड बी नीडल शेप क्रिस्टल विच इज मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट के साथ वो जो क्रिस्टल हमने निकाले हैं जॉइंट एस्पिरेशन से वो ब्लू दिख जाए, उस स्लाइड पे हमें क्या दिख जाए, ब्लू, एंड हमारे पास ब्लू के साथ साथ वो पैरेलल दिख जाए, पैरेलल, आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी CPP। CPP स्टैंड फॉर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट कभी कभार एग्जाम में इस तरह का, मेटाटार्सोफेरेंजियल ज्वाइंट है, उसमें पेन है, अफेक्टेड ज्वाइंट स्वलन है, टेंडर है, ठीक है, लेकिन देयर इज बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट इज नेगेटिव। बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यह है कि जो क्रिस्टल है वो येलो है और वो उस लाइट रेस के साथ क्या चीज अरेंज हुए है, पैरेलल। सो दोज क्रिस्टल इन द जॉइंट विच इज अरेंज पैरेलल इन येलो, इसको हम बाई रिफ्रेंजेंट नेगेटिव कहते हैं। लेकिन अगर जो क्रिस्टल हमने निकाली है CPP की शक्ल में, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, तो जो लाइट हम पास करते हैं इस टेस्ट में उसमें अगर वो ब्लू और पैरेलल नजर आए तो उसको हम बाई रिफ्रेंजेंट पॉजिटिव कहते हैं।
सो बाई रिफ्रेंजन नेगेटिव टेस्ट और बाई रिफ्रेंजन पॉजिटिव टेस्ट। अब इधर देखें कैसे पता चलेगा, एग्जाम में इंसान को ये भूल जाता है कि यार येलो थे और को ब्लू थे, लेकिन दोनों तो लाइट को क्या है, पैरेलल है। तो इधर देखिए येलो में ये डबल एल आता है कि नहीं, और यहाँ पे पैरेलल में डबल एल फॉर डबल एल। जब येलो डबल एल आ जाए वो नेगेटिव होगा, गाउट के लिए है, ठीक है। लेकिन ब्लू में तो एक एल है, तो एक एल और ये डबल एल है, तो मतलब ये है कि नॉर्मल है, तो ये पॉजिटिव बाई रिफ्रेंजेंस है। क्लियर है, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखे ट्रीटमेंट इसकी क्या है। हाँ जी, इसकी मैंने ट्रीटमेंट क्या बोली आपको, एक्यूट गाउट के लिए हम एनएसएड देते हैं, कोल्चिसन दे सकते हैं, स्टीरॉयड दे सकते हैं, और एलोप्यूरिनोल फेबोक्सिस्टेट क्रोनिक के लिए सेम ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सूडो गाउट। क्लियर है, सूडो गाउट की एग्जैक्ट काज अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि सूडो गाउट पेशेंट के अंदर एसोसिएटेड कंडीशन कौन सी हो सकती है, व्हाट आर दोज कंडीशन which is side by side associated with pseudo gout, answer is hyperparathyroidism। इन लोगों के अंदर क्या होती है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें पीटीएच लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा एसोसिएटेड कंडीशन भी लिखे हीमोक्रोमेटोसिस। व्हाट इज हीमोक्रोमेटोसिस, इट इज आयरन ओवरलोड कंडीशन। जब आयरन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए, इट विल डिपोजिट इन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैन इम्पेयर देयर ऑफ फंक्शन। सो टू कंडीशन are very important which are associated with pseudo gout, answer is hemochromatosis and hyperparathyroidism। क्लियर है, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेके केस लेके कि अब पेशेंट unknown case of cancer was taking anti cancer agents, suddenly developed swollen and tender metatarso-phalangeal joint, MTP joint, ठीक है। diagnosed for gout, what is the cause। हाँ जी, anyone can tell me कि what is the cause of this gout। पेशेंट क्या है, नोन केस ऑफ कैंसर है, मतलब पेशेंट में पहले से जनाब कोई कैंसर है, उस कैंसर के लिए वो कीमोथेरापी ले रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड ही इज टेकिंग एंटी कैंसर एजेंट। अब ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर उसको अक्यूट अटैक ऑफ गाउट हुआ है। हाँ जी, व्हाट इज द रीजन व्हाई कैंसर पेशेंट कैन कॉज गाउट, व्हाई कैंसर पेशेंट कैन डेवलप गाउट, या व्हाई दोज कैंसर पेशेंट हु आर टेकिंग एंटी कैंसर ड्रग दे हैव अ इंक्रीज रिस्क ऑफ गाउट। दिस इज द रीजन वेयर वी शुड टेस्टेड बाय द एग्जामिनर। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री आ जाए एग्जाम में जिसमें कैंसर पेशेंट हो और वो जनाब एंटी कैंसर एजेंट ले रहा हो और उसको ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट क्या हो जाए, अक्यूट गाउट हो जाए, सो द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। सो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कंडीशन कैन कॉज गाउट, ये भी क्या करा सकता है, गाउट करा सकता है। मुझे आप लोग ये बताएं, जब कैंसर होता है तो कैंसर में हर एक सेल की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अनकंट्रोलेबली, अनरेगुलेटेडली, अनफेशनली मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है। तो एंटी कैंसर से हम मुख्तलिफ सेल की जो ओवर प्रोडक्शन रेट है वो क्या करेंगे, वो कम करेंगे। तो सेल जब हम कम करेंगे तो उसमें साइड बाय साइड सेल की डिस्ट्रक्शन होगी कि नहीं। तो एंटी कैंसर एजेंट की वजह से व्हेन वी डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेल देयर विल बी साइड बाय साइड लाइसिस ऑफ द सेल। और जब ट्यूमर सेल की क्या हो रही है, लाइसिस, तो सेल के अंदर पोटासियम होता है कि नहीं, तो पोटासियम बाहर आएगा कि नहीं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर व्हाट आर द कंपोनेंट्स, एमसीक्यूज इज हाइपरकैलेमिया। इसके अंदर क्या होता है, हाइपरकैलेमिया स्टैंड फॉर इंक्रीज पोटासियम लेवल। यार सुन ले, दिस इज अ सेल कंटेन लॉट ऑफ पोटासियम, सेल कंटेन लॉट ऑफ फॉस्फेट, और सेल से बाहर ज्यादा क्या होती है, कैल्शियम। और जनाब सेल के अंदर डीएनए होती है कि नहीं,
डीएनए के अंदर कौन सी रिंग है? प्यूरिन। तो प्यूरिन रिंग का एंड प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। सो दोज पीपल हु आर टेकिंग एंटी कैंसर एजेंट देयर सेल इज लाइज साइड बाय साइड। जितना सेल की लाइसिस ज्यादा होगी तो उतना इस सेल से बाहर क्या चीज निकलेगी? ज्यादा पोटासियम। तो देयर विल बी हाइपरकैलेमिया। नंबर 2, जितना सेल की लाइसिस होगी उतना क्या चीज ज्यादा निकलेगा बाहर? यूरिक एसिड। तो क्या होगा? यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सो देयर विल बी हाइपर यूरेसीमिया। ठीक है। और दूसरी बात, फास्फेट, फास्फेट भी बाहर जाएंगे कि नहीं? सो देयर विल बी हाइपर फास्फेटीमिया, हाइपर फास्फेटीमिया, हाइपर फास्फेटीमिया। लेकिन जितना फास्फेट ज़्यादा जाएंगे, वो जब 2 फास्फेट जाएंगे तो उसके लिए कितने कैल्शियम अवेलेबल होंगे? 1। तो फास्फेट का बाहर जाना बढ़ जाएगा और वो फास्फेट PO4 माइनस की शक्ल में किसको बाइंड होता रहेगा? कैल्शियम। तो फ्री कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। तो हाइपो कैल्सीमिया। तो याद रखे, दोज पीपल हु आर टेकिंग एंटी कैंसर थेरापी characterized by 4 things, that is hyperkalemia, hyperuricemia, hyperphosphatemia and hypocalcemia. These 4 things combined in a single patient known as tumor lysis syndrome. क्लियर है? तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का एक कंपोनेंट क्या है? हाइपरयूरेसेमिया है। और हाइपरयूरेसेमिया की वजह से there is a chance that excess uric acid can convert it into MSU, monosodium urate, and it can cause deposition of crystal arthropathy in the joint leading to gout. So can there is a possibility for a gout, especially in people who are taking anti-cancer or not? तो जो लोग एंटी कैंसर एजेंट्स ले रहे तो उन लोगों में गाउट की चांसेस हो सकती है कि नहीं? यस। एंड द रीजन फॉर दैट गाउट अटैक इन अ पेशेंट हु आर टेकिंग एंटी कैंसर विल बी व्हाट फेनोमेना? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है। तो हमने जनाब सूडो गाउट और गाउट के अंदर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की है। मैं सिर्फ आप लोगों को एट द एंड ऑफ द लेक्चर 2 चीज़ें बताने लगा हूँ कि ऐसा जॉइंट पेन जो स्टार्ट हो जाए ग्रेड टो से जॉइंट एस्पिरेशन पे, वो हमें क्या दे? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बाई रिफ्रेंजेंट टेस्ट के साथ नीडल शेप येलो पैरेलल क्रिस्टल आ जाए विच नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड गाउट। लेकिन अगर नी ज्वाइंट से कोई मसला स्टार्ट हो जाए, किस पीपल में? ओल्डर पीपल में, इन स्पाइट ऑफ दैट कि उसका यूरिक एसिड लेवल क्या हो? वो नॉर्मल हो, और उसमें कैल्शियम फायरोफॉस्फेट लेवल क्या हो जाए? वो बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या है? दैट विल बी सूडो गाउट। विच कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सूडो गाउट? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एंड हीमोक्रोमेटोसिस। अब इधर देखिए, ये एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में आएगा कि पेशेंट इज डायग्नोज फॉर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी। तो किसकी बात हो रही है? सूडो गाउट की। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर इज कॉमनली एसोसिएटेड? आंसर इज हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। उसका रीजन क्यों है? देखे, इस क्रिस्टल का नाम क्या है? कैल्शियम आता है इसमें कि नहीं? कैल्शियम फास्फेट आता है कि नहीं? इसका मतलब, और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के अंदर पीटीएच लेवल क्या होता है? ज्यादा। और पीटीएच का काम ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करना है। तो ब्लड कैल्शियम दैट इज along with phosphate get deposited in the joint can cause pseudo gout. So there is a link between hyperparathyroidism and what? Pseudo gout. Clear है? तो ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। Another question we are going to discuss clinical case लेके, ये भी जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन याद रखना है। लेके a middle age male presented with the history of a middle age male presented with the history of sudden onset acute joint pain, sudden onset acute joint pain, sudden onset acute joint pain on examination affected joint is red, swollen and tender. ठीक है जी। joint aspiration was done which shows
which shows WBC white blood cell more than 50,000 per cubic millimeter of blood। ठीक है जी, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ओके जी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को स्किप की है इंटेंशनली, कि वो ये भी बता सकते हैं कि जॉइंट पेन विद हाई ग्रेड फीवर। फिर जब हाई ग्रेड फीवर आ जाए फिर तो आप लोगों को आसान हो गया कि ये कोई इन्फेक्शन है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर हर एक एग्जामिनर नहीं बताता, क्योंकि कुछ एग्जामिनर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हाइड रखते हैं। क्लियर है? लेकिन जॉइंट एस्पिरेशन पे हमें क्रिस्टल की वजह क्या चीज़ ज़्यादा मिल गई? WBC। और WBC तब बढ़ सकता है व्हेन देयर इज इन्फेक्शन इन द जॉइंट। सो ऐसा आर्थराइटिस जिसके अंदर WBC की जो वैल्यू है वो 3 से 4 फोल्ड बढ़ जाए। नॉर्मल WBC कितना है? 4000 से 11000 तक, 4000 to 11000। लेकिन ऐसा आर्थराइटिस जिसमें WBC की वैल्यू 3 to 4 फोल्ड बढ़ जाए, तो 4 फोल्ड से ज़्यादा है कि नहीं? 50,000। दैट इज कॉल्ड सेप्टिक आर्थराइटिस। इसको हम क्या कहते हैं? द कंडीशन इज कॉल्ड सेप्टिक आर्थराइटिस। तो सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन होती है, एंड देयर इज हाई ग्रेड फीवर आल्सो। ठीक है, ये इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है। जो गाउट है, सूडो गाउट है, वो क्या है? नॉन इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है। लेकिन ये क्या है? इन्फेक्शियस आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस आंसर इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये MCQs भी जनाब नीचे नोट करें, आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। द मोस्ट कॉमन cause of septic arthritis is dash। ठीक है, the most common cause of septic arthritis is Staph aureus, Staphylococcus aureus है। ठीक है, यह भी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, किन किन लोगों के अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा हो सकती है? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? नंबर 1, आर्टिफिशियल जॉइंट्स। जिन लोगों ने जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है कि नहीं, मतलब हीमी आर्थ्रोप्लास्टी, मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक जॉइंट है उस पर एज कंपेयर टू जो नेटिव जॉइंट है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो द मोस्ट रिस्क फैक्टर, कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर सेप्टिक आर्थराइटिस, वन ऑफ देम इज आर्टिफिशियल जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्टिफिशियल जॉइंट। नंबर 2, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जिस बंदे की ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है या वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। नंबर 2, प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक, प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक। तो स्टीरॉयड क्या है? लॉन्ग टर्म तक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट कराता है, तो प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक। और नंबर 2, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। क्योंकि डायबिटीज और प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड इंटेक बोथ कैन लीड्स टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट और आर्टिफिशियल जॉइंट्स। तो इसका मतलब दीज आर दोज रिस्क फैक्टर। और नेक्स्ट लिखे ट्रोमा टू द जॉइंट्स, मतलब अगर पेनिट्रेटिंग ट्रोमा हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकती है कि नहीं। तो अगर किसी जॉइंट को ट्रोमा हो जाए, लेसरेटिंग ट्रोमा या पेनिट्रेटिंग ट्रोमा टू द जॉइंट, दैट आल्सो कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखें कि उसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स से पहले हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक्स भी देंगे, क्योंकि इसमें सीवियर जॉइंट क्या होती है? पेन होती है, तो एनाल्जेसिक्स देते हैं। और इस कंडीशन में ये इन्फेक्शियस कंडीशन है, तो इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर फीवर होगी कि नहीं, तो फीवर को सबसाइड करने के लिए हम एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं। तो पैरासीटामोल ये हम देते हैं फॉर एंटीपायरेटिक पर्पस, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एनसेड्स देते हैं फॉर एनाल्जेसिक्स पर्पस, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। अब यहाँ पे एक MCQs आता है, कभी कभार एग्जामिनर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा बताता है कि अगर हम जॉइंट एस्पिरेशन करें, इफ देयर इज ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम पॉजिटिव मतलब ये कि हमने जॉइंट एस्पिरेशन की, सेप्टिक आर्थराइटिस तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म पार्ट ले सकती है। अगर जॉइंट एस्पिरेशन हमें ये बताए कि देयर इज ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, या हमें जॉइंट एस्पिरेशन ये बताए कि इफ देयर इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव
इससे हमारे जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो द बेस्ट एंटीबायोटिक विच इज गिवन फॉर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज वेनकोमाइसिन। हम क्या देते हैं, वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन की साइड इफेक्ट क्या है, इट इज ओटोटॉक्सिक। हाँ जी, ये हियरिंग लॉस कराती है और ये रेडमैन सिंड्रोम भी कराती है। ठीक है, वेनकोमाइसिन ये हम देते हैं। और वेनकोमाइसिन की दूसरी यूज कहाँ पे है, ये मेरसा में यूज होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस में यूज होता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमें चाहिए दैट इज सेफ्ट्राक्सोन। ठीक है, तो फिर हम जनाब सेफ्ट्राक्सोन स्टार्ट करवाते हैं पेशेंट को, एंड द पेशेंट विल बी ऑल राइट इफ द पेशेंट इज रिसीविंग गुड सेफ्ट्राक्सोन शॉट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन थे जिससे जनाब हम पेशेंट को डील कर सकते हैं, एंड द पेशेंट विल बी ऑल राइट व्हेन द पेशेंट इज गिविंग रिस्पांस। ठीक है जी, तो सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर हाई ग्रेड फीवर का होना, चिल्स एंड राइगर का होना, और सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर जब भी हम जॉइंट एस्पिरेशन करते हैं तो उसके ऊपर हमें 3 to 4 फोल्ड ज़्यादा हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए, हमारे पास WBC मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट वी हैव फ्रॉम दी सेप्टिक आर्थराइटिस। ओके जी, नेक्स्ट देखे अनदर केस जिस इम्पोर्टेंट वन, ये भी एग्जामिनर जनाब बार बार पूछता है, ये रेडियोलॉजी वालों के लिए और मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेके क्लिनिकल केस, द नेक्स्ट क्लिनिकल केस, इसमें लिखे a 45-year-old female presented with multiple joints pain. A 45-year-old female presented with multiple joints pain, dry mouth, itching in the eye, because of dryness. Itching in the eye because of dryness. On examination, the affected joint is swollen and tender. On examination, the affected joint is swollen and tender. Investigation shows NT-SS जो या NT-RO1, NT-SS जो या NT-RO। ठीक है, यहाँ पहले कि NT-SSA या NT-RO एंटीबॉडी पॉजिटिव, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। हाँ जी, मतलब फीमेल है, फीमेल के अंदर जो ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी जो चांसेस है एज कंपेयर टू मेल वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जनाब फीमेल केस है, उसमें मल्टीपल ज्वाइंट की हिस्ट्री है, ड्राई माउथ, इचिंग इन द आई बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल ज्वाइंट पेन वेन एवर कम अलॉन्ग विद ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज। ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज मीन जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनी है, इट कैन डिस्ट्रॉय एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। तो लैक्रिमल ग्लैंड डिस्ट्रक्शन से देयर विल बी ड्राइनेस ऑफ द आइज विच कैन लीड टू ईचिंग। और ड्राई माउथ जीरोस्टोमिया किस वजह से है, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड है उससे सलाइवा की सिक्रीशन क्या है, वो कम है। और इसमें NT-SSA या NT-RO एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें जनाब 3 चीजें हो, ज्वाइंट पेन, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ, पॉजिटिव फॉर NT-SSA और NT-RO एंटीबॉडी, दैट इज शोग्रेन सिंड्रोम। इसको हम क्या कहते हैं, शोग्रेन सिंड्रोम। ये नाम सुना है ना, दैट इज कॉल्ड शोग्रेन सिंड्रोम। तो शोग्रेन सिंड्रोम इज ऑटो इम्यून डिजीज which can affect salivary gland and lacrimal gland.
and that most commonly affect the female around the ages of 35 to 55। ये 35 से लेके 55 साल की उम्र में फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन यही आता है, इधर देखें कि अगर फॉर एग्जांपल क्लू याद रखें, क्लू में ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर केराटो कंजक्टिवाइटिस आ जाए, ठीक है, केराटो कंजक्टिवाइटिस या केराटाइटिस आ जाए, ठीक है, केराटाइटिस, व्हाट इज केराटाइटिस? केराटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, ये कॉर्निया की इन्फ्लेमेशन है। अगर केराटाइटिस के साथ साथ जनाब क्या चीज़ आ जाए? ड्राई माउथ, ठीक है। सो दिस इज आल्सो वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम कि इफ देयर इज केराटाइटिस प्लस ड्राई माउथ, तो केराटाइटिस की वजह से विजन के ऊपर असर पड़ सकती है कि नहीं? देयर मे बी ब्लरिंग ऑफ विजन आल्सो। तो ब्लरिंग ऑफ विजन इन अ पेशेंट फॉलोड बाय ड्राई माउथ, तो ये भी जनाब किस चीज़ की तरफ इशारा होगी? शोगरेन सिंड्रोम। तो शोगरेन सिंड्रोम के अंदर आई इन्वॉल्वमेंट और सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। तो केराटाइटिस इज आई इन्वॉल्वमेंट विच लीड्स टू ब्लरिंग ऑफ विजन एंड देयर विल बी ड्राई माउथ, तो ये भी शोगरेन सिंड्रोम की तरफ